तो हम लोग क्या करते हैं अभी, कंपनी लॉ के बाद में एक छोटा सा हमारा चैप्टर है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, आता ही है, मतलब आता क्या है, आता ही है। ये अपन फटाक से कंप्लीट कर लेते हैं 1 जुलाई के पहले, और ये 7 दिन में हो भी, 7 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, और इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे, और देन फिर बड़े चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है, फिनिश। अरे तो फिर अगर फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो फिर उसमें घुसेंगे अपन। चलो, क्या बोलता है LLP, नाम क्या बोलता है, नाम से क्या समझ में आ रहा तुमको? सर LLP का मतलब बेसिकली तो लग रहा है, एक तो आ गया यहाँ पार्टनरशिप, एक यहाँ वर्ड आ गया लिमिटेड लाइबिलिटी। सर ये 2 अलग अलग चीज़ें हो गई, क्योंकि हम जब पार्टनरशिप पढ़ते थे, आप पढ़ते थे ना, तो उसमें पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी थी वो होती थी अनलिमिटेड, है ना, यानी पर्सनल एसेट्स भी यूज़ की जाती थी। और वो 1932 का पार्टनरशिप एक्ट था सर, ये 2008 में आया हुआ नया LLP एक्ट है। तो सर फ़र्क क्या है? तो क्या होता है दोस्त, मालूम क्या, अगर आप पुराने पार्टनरशिप एक्ट के थोड़े डिटेलिंग में जाओगे तो उसके कुछ मैं डिसएडवांटेजेस आपको बताता हूँ। क्योंकि देखो, पुराने कानून को चेंज करके अगर नया कानून लाया जाता है या उसका कोई सब्स्टिट्यूट लाया जाता है, तो रीज़न्स एक ही होते हैं कि ज़माने के हिसाब से आपको लॉ बनाने हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक जो बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज हम बोलेंगे पर्सपेक्टिव, वो था अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो उसका था, कि भाई अगर पार्टनरशिप इंसॉल्वेंट होती है तो आपको लाइबिलिटी अपने जेब से भरनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था, वो डिस्करेजमेंट था एक प्रकार का, उसको उन्होंने ख़त्म किया और यहाँ ला दी लिमिटेड लाइबिलिटी। फिर एक था पार्टनरशिप एक्ट, हम जब पढ़ते थे कि ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन होता था, ठीक है, LLP एक्ट में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गया है ना, आर्टिफिशियल पर्सन की तरह। फिर एक था कि लिमिटेड पार्टनरशिप एक्ट में कि पार्टनरशिप ख़त्म तो फर्म ख़त्म, याद है कुछ आया, डिस्प्यूट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ। यहाँ ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पार्टनर्स कम एंड गो होते हैं, छोड़ते हैं, पकड़ते हैं LLP को, तो LLP को फ़र्क नहीं पड़ने वाला, वो LLP एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह चलते हैं कि जैसे कंपनी चलती है। तो अगर मैं बेसिकली आपको समझाऊँ तो उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट प्लस एक समझ लो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को मिला के बना दिया है LLP, सिंपल। इन्हें कंपनीज एक्ट के जितने अच्छे अच्छे पॉइंट हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स, परपेचुअल सक्सेशन, बराबर है, सेपरेट प्रॉपर्टी, है ना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ये सब हम लोग LLP में पढ़ने वाले हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के साथ। ठीक है, ये हमारा चैप्टर ओवरव्यू है, इसको हम बाद में देखेंगे, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते। पहले हल्का सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि कब इस लॉ को लाया गया और क्या उसका ज़रूरत थी। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को इसको नोटिफाइड किया, इस कानून को, यानी हमारे देश में एक नया कानून बनाया गया, दैट इज़ LLP एक्ट 2008। पार्लियामेंट ने पास किया इस बिल को। बिल जब रखा जाता है दोनों हाउसेस में, उसके बाद वो फिर एक एक्ट का या लॉ का रूप लेता है। 12 दिसंबर 2008 को पास होने के पहले उसे हम बिल कहते हैं। उस बिल को कंसेंट मिली प्रेसिडेंट की 7 जनवरी 2009 को, बराबर है ना। बिल जब पार्लियामेंट से पास होता है ना, तो उस डेट को हम लोग, उस ईयर को हम लोग एक्ट के सामने लिखते हैं। जब क्योंकि ऐसा अज्यूम कर लिया जाता है कि प्रेसिडेंट से तो एसेंट मिलनी ही है, क्योंकि वो PMO की एडवाइस पे काम करते हैं, वो नहीं होना है वो तो आपको। तो ठीक है, दिस एक्ट हैज़ बीन एनेक्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर दी, देखो ये कानून बनाने के पीछे 2 तथ्य है, रीज़न है कि फॉर्मेशन एंड रेगुलेशन, कैसे LLP रेगुलेट होगा और उससे रिलेटेड मैटर्स। 81 सेक्शंस है इसमें और 4 शेड्यूल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में हम लोग पढ़ने वाले म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स एज वेल एट LLP एंड इट्स पार्टनर्स वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ, अगर उनके बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है तो फिर हम LLP को कैसे फॉलो करने वाले हैं, मतलब कैसे चलाने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 डील करेगा कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू LLP, पार्टनरशिप फॉर्म इनटू LLP। थर्ड, प्राइवेट कंपनी इनटू LLP। और फोर्थ, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, है ना, जो लिस्टेड नहीं है स्टॉक एक्सचेंज में, वो जब LLP में कन्वर्ट होगी या कन्वर्ट होना चाहती है तो क्या उसके प्रोविज़न होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब आप LLP को अगर रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, रजिस्टर्ड तो करेंगे ही ना, इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आप ROC के पास करेंगे, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, क्योंकि इसके पूरे फीचर्स कंपनी से रिलेटेड है, तो ROC के पास ही इसका पूरा कंप्लायंस करना होगा आपको। ठीक है, सही है, बराबर है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दिया है रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की, ROC को मॉनिटर करने की। ओके, समय समय पर CG उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने ऑफिशियल गैजेट के थ्रू टाइम टू टाइम अमेंड करते रहते हैं। ठीक है,
official gazette, official language of parliament, the way they enact the new laws, existing laws amendments, है ना, the official authority they have. इसमें ऐसा है कि 1932 पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल है ही नहीं. देखो मैं रीज़न आपको बताने की कोशिश किया कि क्या नया ज़माना है यार. पीपल लव टू हैव द बिजनेस विच हैज़ मोर परपैचुअल सक्सेशन, कि वो परमानेंटली स्टेबल रहे. लोग ऐसे बिज़नेस की तरफ जाने की कोशिश करना चाहते हैं जो जिसमें उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो, लाइक उनका रिस्क कम हो और उनको रिटर्न ज़्यादा मिले, गवर्नमेंट की तरफ से उनको लीगल एड्स या बेनिफिट्स मिले. तो इसके लिए आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा. बराबर है कि नहीं बराबर है. इनोवेटिव बिजनेस हो, फ्लेक्सिबल हो, एंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, तो वी नीड दैट काइंड ऑफ बिजनेस विच इज़ मोर एनहांस एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म. तो वो है रीज़न, तो मैंने आपको बता ही दिया. यू कैन अपॉइंट एक्सपर्ट्स, लिमिटेड लाइबिलिटी, देयर आर मेनी पॉइंट ना, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है. तो देयर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ एलएलपी एज़ कम्पेयर टू पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, ऊपर के पैराग्राफ आपको समझ में आ जाएंगे. मैंने क्या बोलने की कोशिश किया आपको. LLP can issue capital in the form of equity debt. देखो क्या लिखा इसमें. LLP is a new form of business entity. Yes, एग्री करते सर हम लोग. इसमें लाइबिलिटी क्या है, पार्टनर्स की लिमिटेड है. ठीक है. एक ये भी एक कॉर्पोरेट बिजनेस एसोसिएशन ऑफ पर्सन ही है ना. इसमें कंप्लाइंसेस लो हैं, कंप्लाइंसेस कॉस्ट कम लगेगी. पार्टनर्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बिजनेस है ये. जैसे कंपनी फॉर्म बिजनेस में इतना इजी नहीं होता अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करना. इफ़ यू वांट टू अपॉइंट अ डायरेक्टर, वो AGM करो, AGM में फिर अपॉइंटमेंट करो, वो रेजोल्यूशन पास करो. LLP में आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. आप पार्टनर्स मिलकर भी डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है. LLP में सेपरेट लीगल एंटिटी है. ओके, क्लियर है ना. LLP के पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स यूज़ नहीं होगी ना, उनकी खुद की एसेट्स यूज़ होगी. उनके पार्टनर्स की एसेट्स क्या होगी, लिमिटेड. ठीक है, समझ में आया क्या बोला मैंने आपको. सो यस, देयर आर थिंग्स. तो आप बोल सकते हैं कि इस ये नाम वाले पार्टनरशिप है, बट इसके पूरे काम, इसको जो बेनिफिट्स मिले वो पूरे कंपनी फॉर्म के मिले. इसके मिले कंपनी फॉर्म. क्लियर वो क्या बोला मैंने आपको. तो इसमें दोनों स्ट्रक्चर है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी है, पार्टनरशिप फॉर्म स्ट्रक्चर भी है. तो इसको आप हाइब्रिड भी कहेंगे ना. इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म. कॉर्पोरेट वर्ड आ गया मतलब एसोसिएशन ऑफ पर्सन है ना. अरे है कि नहीं है, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ आपको मैं. कुछ भी छोड़ने का नहीं है भाई. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, उसमें आप ध्यान दें थोड़ा सा किस तरीके से क्या है. ओके. बॉडी कॉर्पोरेट, इट इज़ ए काइंड ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. एसोसिएशन ऑफ पर्सन है कि नहीं है LLP. पहले मेरे को हाँ या ना में जवाब दो, है ना. एक आर्टिफिशियल बॉडी है. कॉर्पोरेट का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन. तो क्या लिखा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब. सेक्शन 2 क्लॉज D मीन्स अ कंपनी डिफाइंड एज सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट. ठीक है. इसके अपने खुद का भी एक सेक्शन है और कंपनीज एक्ट में भी इसको डिफाइन किया गया है. ठीक है. और नाउ कंपनीज एक्ट 2013. बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं ये आपको ध्यान रखना है. एक LLP जो अभी रजिस्टर्ड हो गया एज पर 2000 एक्ट, जो इंडिया के बाहर भी अगर एज ए LLP रजिस्टर्ड है तो वो भी आएगी बॉडी कॉर्पोरेट में. और एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इंडियन कंपनी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है उसको भी बॉडी कॉर्पोरेट में लोगे. बट क्या क्या नहीं लोगे बॉडी कॉर्पोरेट में. सोल प्रोप्राइटरशिप वो नहीं आएगा. कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं आएगी क्योंकि उनका खुद का अपना कानून होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, है ना, वो नहीं आएंगे. और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग अ कंपनी. ऐसी कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो कंपनी नहीं है ये LLP की श्रेणी में नहीं आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नज़र में एक बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी. ठीक है. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना रे, सरकार के द्वारा टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं. ठीक है. उनका मोटिव होता है सर्विसेज देन एडमिनिस्ट्रेशन. शायद उसको हम बॉडी कॉर्पोरेट में नहीं देंगे. सोशल वेलफेयर से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से. ठीक है. अब नीति आयोग एक इंस्टीट्यूशन है क्या, वो बॉडी कॉर्पोरेट है क्या. उसका मोटिव क्या, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़. ओके. ठीक है. क्लियर है क्या बोला मैंने आपको. बिजनेस सेक्शन 2 क्लॉज E इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, एवरी प्रोफेशन, एवरी सर्विस एंड एवरी ऑक्यूपेशन.
ये मैं अगर आप कभी टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको समझेगा कि एग्जैक्टली ये ट्रेड मतलब प्रोफेशन मतलब सर्विस और ऑक्यूपेशन हर प्रकार के बिजनेस कर सकती है एलएलपी। तो इंडियन लॉ में जिन चीज़ों को ट्रेड ऑक्यूपेशन प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन बोला गया है वो हर चीज़ एलएलपी कर सकता है। डेजिग्नेटेड, जहाँ डेजिग्नेटेड वर्ड आया आपके जहन में पहली चीज़ ना अपॉइंटेड, एक ऐसा पार्टनर जो अपॉइंट किया गया दूसरे पार्टनर्स के द्वारा पार्टनरशिप एलएलपी को संभालने के लिए। ठीक है, एज पर सेक्शन 7 एंटिटी मीन्स यहाँ पर पढ़ चुके हैं एनी बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53 अ फर्म सेट अप अंडर द इंडियन पार्टनरशिप। ये जो जितने सेक्शन उन्होंने कहा अभी 18, 40 इनमें जितनी एंटिटीज़ को डिफाइन किया गया तो सब एंटिटी कहलाएंगे। उन्होंने पार्टनरशिप फर्म को भी एंटर कर दिया उसमें, जो 1932 के तहत चलते थे। एंटिटी समझता ना, आर्टिफिशियल एंटिटीज़। फाइनेंशियल ईयर आप सबको पता है 1 अप्रैल से चालू होकर 31 मार्च को ख़त्म होगा, मगर इसमें अभी हाउएवर करके चीज़ आ गई। एलएलपी ऐसी है जो 30 सितंबर के बाद अगर इनकॉर्पोरेट हुई है। ठीक है, सो द फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग दैट ईयर। व्हाट इज दैट मीन? चलो सोचो क्या हो यहाँ। फॉलोइंग दैट ईयर का मतलब क्या मालूम है आपको? दैट फाइनेंशियल ईयर। तो फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को एक एलएलपी रजिस्टर्ड होती है 2020। अब उसका जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा ना वो हम कंसिडर करेंगे 2022 मार्च में। क्या आप लॉजिक समझे मैंने क्या बोला? ओके, फॉलोइंग दैट ईयर मतलब वो फाइनेंशियल ईयर छोड़ के अगले साल उसका हम फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट मानेंगे। 2020 का मार्च नहीं मानेंगे। आप उस कैलेंडर ईयर से मत पढ़ना, फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर हुआ? द फाइनेंशियल ईयर मे एंड ऑन 31st मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग दैट फाइनेंशियल ईयर। 2020 में अक्टूबर में रजिस्टर्ड हुई तो 2020 का मार्च तक तो गया ना। फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होगा? 2021 मार्च में, तो वो भी गया। अगले साल जो मार्च आएगा ना 2022 में, तब उसका फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होगा। ठीक है, मतलब 2020-21 से मत जाना आप देखना 2020 का फाइनेंशियल ईयर ख़त्म कब होगा, तो 2021 मार्च में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सो दैट ईयर मतलब 2021 और नेक्स्ट वाला यहाँ आएगा 22 मतलब 2022। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग इतना समय दिया जाता है, हाँ इतना समय दिया जाता है, 15 मिनट तक का टाइम भी दे सकते हो, आपको तकलीफ वाली बात नहीं है ना। एक इनफ टाइम पीरियड दिया जाता है। जनरल मीटिंग्स में भी टाइम होता है, अगर मीटिंग का कोई लोचा भी होगा तो। यहाँ तो ऐसा है नहीं। मगर फॉरेन एलएलपी जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है बट इंडिया के अंदर काम कर रही है, आइदर एस्टैब्लिश अ प्लेस ऑफ बिजनेस विद इन इंडिया। फॉरेन एलएलपी है वो बाहर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से रजिस्टर्ड हुई है बट इंडिया में अपना एक प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करके रखा है, तो यहाँ के एलएलपी के रूल्स को उनको फॉलो करना पड़ेगा। और एलएलपी की डेफिनेशन क्या बोला उन्होंने? एलएलपी मीन्स अ पार्टनरशिप डेफिनेटली फॉर्म एंड अंडर दिस एक्ट। दिस एक्ट के थ्रू 2008 के थ्रू जो चलेगा वो एलएलपी कहलाएगा, 1932 के थ्रू जो चलेगा वो पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, बाकी जो एलएलपी है इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, रिटर्न एग्रीमेंट। उसमें उनके राइट्स, ड्यूटीज़ ना ये सब लिखे रहेंगे जो बहुत ज़रूरी है। एग्रीमेंट, रिटर्न एग्रीमेंट ना। ओके, नेक्स्ट है पार्टनर। वो पार्टनर सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्लॉज क्यू सॉरी। पार्टनर इन एलएलपी के सबसे पार्टनर कौन है? मीन्स एनी पर्सन हु बिकम्स अ पार्टनर इन द एलएलपी इन अकॉर्डिंग, जो एग्रीमेंट के थ्रू बना। मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होती है 2 वाली, जो जिन्होंने शुरुआत की है एलएलपी की, तो वो जो बने। अब नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में इसकी डेफिनेशन याद होगी अपने, एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल और ऑल ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो जो जितने भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है पार्टनरशिप मेंबरशिप को लेके, वो सब एलएलपी को लागू नहीं होंगे। याद होगा ना आपको? मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम 10 इन बैंकिंग, 20 नॉन बैंकिंग। पुराने ज़माने में इतना, अब तो एलएलपी की जो मेंबरशिप है वो तो अच्छी खासी बढ़ गई है, 50 तक हो गई है। एक प्राइवेट कंपनी की तरह रन की जाती है।
पार्टनर्स कौन कौन हो सकते हैं भैया, आपको ध्यान देना है। सेक्शन 5 भूलना मत, छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे मान लो एक LLP है ABC LLP, अब इसका पार्टनर कौन कौन हो सकता है? तो ये इंडिविजुअल हो सकता है जैसे तौसीफ़, एक बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती है जैसे कि XYZ, एक बॉडी कॉर्पोरेट भी इसकी पार्टनरशिप हो सकती है। बॉडी कॉर्पोरेट मिला के भी तो LLP बना सकते हैं ना, ये ठीक नहीं क्लियर है। बट कौन सा बंदा नहीं होगा LLP में मेंबर बनने के लिए, पार्टनर बनने के लिए? जो अनसाउंड माइंड है, जो मेंटली ठीक नहीं है ना, जो इंसेन हो चुका है, जिसमें सही गलत में समझ नहीं है, और जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसने अपने ज्यूरिसडिक्शन में, मतलब अपने लीगल पावर्स में डिक्लेयर कर चुका है कि वो अनसाउंड माइंड है, ठीक है। जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, यानी ऐसा इंसॉल्वेंट जिसने अभी तक अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज नहीं किया, मतलब पे नहीं किया है लाइबिलिटी को, ठीक है। अगर पे कर देगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। जैसे विजय माल्या वो अनडिस्चार्ज है। और ऐसा बंदा है जो एडजुडिकेटेड है, मतलब डिक्लेयर्ड किया जा चुका है इंसॉल्वेंट एज पर कोर्ट ऑफ लॉ, पहले उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ठीक है, मगर वो उसके खिलाफ डिक्लेयर किया चुका है कि इसको डिक्लेयर करो इंसॉल्वेंट। जैसे हो सकता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PNB ने किया हो मोदी के खिलाफ, वो नीरव मोदी, कि इसको इंसॉल्वेंट घोषित करो, इसके एसेट्स को रियलाइज़ करवाओ। तो मतलब उसको डिक्लेयर करने के लिए बोला जा चुका है कि इसको इंसॉल्वेंट घोषित करो, उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट ऐसे व्यक्ति को भी आप LLP में मेंबर नहीं बना। एजुकेटेड का मतलब होता है डिक्लेयर्ड। क्लियर है क्या बोला सर? मैं क्या बोल रहा हूँ? मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं अभी तो? 2 एडल्ट, इसमें माइनर नहीं होगा, 2 कम से कम तो होना चाहिए। अगर 2 से कम हो गया, देखा रिड्यूस टू बिलो, तो और अगर आपने मोर देन 6 मंथ बिजनेस चलने दिया, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट से कम हो गया ना, सो द पर्सन हु इज़ द ओनली पार्टनर, एक ही बचा ना, 2 से कम हो गया मतलब एक ही बचा, ठीक है। सो हु इज़ द ओनली पार्टनर ऑफ द LLP ड्यूरिंग द टाइम इट कैरीज ऑन बिजनेस, आफ्टर 6 मंथ के बाद भी बिजनेस चल रहा है, उसको नॉलेज ऑफ द फैक्ट दैट इज कैरिंग ऑन बिजनेस विद मालूम। अब जैसे तौसीफ़ फॉर एग्जांपल 2 लोग हैं, A और B, है ना। अब LLP अपने स्टार्ट किया, अब ये निपट गया, तो अगर इस बंदे ने 6 महीने से ज़्यादा अकेले LLP का बिज़नेस कर लिया, अपनी रिक्वायरमेंट मिनिमम रिक्वायरमेंट 2 मेंबरशिप पे नहीं आया, 2 पार्टनर्स पे, इसको किसी और को ऐड कर लेना था ना, और 6 महीने से ज़्यादा अगर ऐसा हो चुका है, तो बेटा तू पर्सनली लायबल रहेगा अपने बिज़नेस की अच्छी बुरी चीज़ों के लिए, तेरे को बताना चाहिए ना, है कि नहीं? इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उस 6 महीने के पीरियड में जो भी लेन देन हुआ है उसके लिए वो रिमेनिंग जो बचा हुआ बंदा है वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है। डेजिग्नेटेड पार्टनर, अभी बताया अपॉइंटेड पार्टनर, सेक्शन 7, इस पर क्वेश्चन आ सकता है अपने को। हर LLP में एटलीस्ट 2 अपॉइंटेड पार्टनर होना। जैसे नहीं अपन पार्टनरशिप पढ़ते थे, उसमें एक्टिव पार्टनर होता था जो संभालता था पार्टनरशिप फर्म को, उसमें से एक बंदा कम से कम इंडिया का रेजिडेंट होना, इंडिया का रहने निवासी होना। जैसे आप कई जगह, हम कई लोग हम बाहर से भी एक्सपर्ट्स अपॉइंट करते हैं ना, बाहर से भी हो सकता है, बाहर के और इंडिया मिला के लोगों ने, मतलब बाहर की LLP और इंडिया के LLP ने एक न्यू LLP फॉर्म किया इंडिया में, ऐसा भी तो हो सकता है, ये दोनों मेंबर हो जाएंगे, ठीक है। और जो इन LLP ऑल द पार्टनर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट, यानी हर, अभी बताया एक ऐसे LLP है जिसको चालू करने मतलब वाली ही पूरी कंपनियाँ ही हैं, मतलब कॉर्पोरेट हैं, किसी नेचुरल पर्सन ने स्टार्ट नहीं किया उनको, लिखा उसमें। और इन 1 और मोर पार्टनर्स और इंडिविजुअल्स और बॉडी कॉर्पोरेट, देखो ध्यान रखो। या एक ऐसी LLP है ABC, तो इससे तौसीफ़ भी जुड़ा है, काशिफ भी जुड़ा है, तो 2 इंडिविजुअल पार्टनर्स हो गए, और एक XYZ भी जुड़ी है, तो एक बॉडी कॉर्पोरेट भी जुड़ी है और कुछ इंडिविजुअल्स भी जुड़े हैं। तो अगर ऐसी प्रकार की LLPs हैं, है ना, एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल और हु आर पार्टनर्स ऑफ LLP, कम से कम 2 इंडिविजुअल्स हु आर पार्टनर्स ऑफ LLP और नॉमिनीज ऑफ सच बॉडीज शैल एक्ट एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर, है ना, बराबर है। कम से कम 2 लोग इंडिविजुअल हैं तो 2, और अगर बॉडीज़ ने मिलकर बनाया है, कॉर्पोरेट बॉडीज़ ने, तो उनके नॉमिनीज़, मगर कम से कम 2 आप जो संभालें। जैसे XYZ ने और ABC LLP ने, बॉडी कॉर्पोरेट ने PQR LLP को इस्टेब्लिश किया, तो इनके तरफ से एक बंदे को अपॉइंट कर देना है एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर। नेचुरल पर्सन संभालेगा ना भाई, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझा कि समझा? और इंडिविजुअल्स ने किया तो वो तो खुद ही अपने आप को अपॉइंट कर लेंगे, एक्सपर्ट को अपॉइंट कर लेंगे, है ना। और फिर एक ऐसा हुआ कि XYZ का एक LLP फॉर्मेशन का पार्टनर है ABC, यानी कॉर्पोरेट बॉडी, और तौसीफ़ और काशिफ, तो ये अपने तरफ से एक अपॉइंट कर लें भाई, और ये अपने तरफ से अपॉइंट कर लें, ठीक है। 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना ही होना एटलीस्ट। तो जो कॉर्पोरेट बॉडीज़ करती हैं उनको हम बोलते हैं नॉमिनीज़, जो बॉडीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं।
ना, ये वो लोग हैं जो संभालेंगे एलएलपी को, ठीक है। रेजिडेंट इन इंडिया, एक बंदा बोले ना रेजिडेंट इंडिया होना चाहिए। रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है जो बंदा पिछले फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा है। जैसे 2021 का एग्जांपल ले लेते हैं, 2020 का ले लेते हैं, 2020 चालू है, तो अब अपने को किसी एलएलपी में किसी पार्टनर को एज ए डेजिग्नेटेड पार्टनर अपॉइंट करना है, तो वो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2019 के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में कम से कम 182 डेज़ यहाँ पर रहा है, वो रेजिडेंट किया उसने, तो ही इज़ एलिजिबल टू बिकम अ डेजिग्नेटेड पार्टनर। प्रीसीडिंग का मतलब होता है पिछला फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया। छोटी छोटी सी डेफिनेशन है मगर अच्छे से पढ़ना, और एग्ज़ाम में ऐसे कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है।